नमस्कार, मैं राम प्रताप और आज आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताऊंगा। अब मौलिक अधिकार का ये जो भाग 3 है, इससे पहले 2 भाग आ चुके हैं, ये देख लीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं मौलिक अधिकार। आज से मैं जो आर्टिकल 19 है उसके बाद से पढ़ाऊंगा। अनुच्छेद 19 में क्या है, इसमें जो है प्रारंभ में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 प्रकार के, 6 स्वतंत्रता वर्तमान में है। ठीक है, तो पहले 7 प्रकार थी, अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता इस आर्टिकल में बची है 19 में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहां अनुच्छेद 19(1)(a। कई जगह आपको 19(1) न दिख के आपको ए ही बस दिखेगा। तो अगर ऑप्शन में 19(1)(a और 19 या फिर ऐसे आता है, आपको दोनों ऑप्शन में होते हैं, तो आप टिक इसी को करना, सॉरी इसको करना, इसको नहीं करना। ये एग्जैक्ट सही है ये, तो ये ध्यान रख लेना। हालांकि दोनों एक साथ तो मैं अभी तक नहीं देखा हूं, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा सही है आपको। 19(1)(a, इसमें क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। इसमें जो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है, और इसी के तहत जो है जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी इसी में है। प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार, जो है इसी में दिया गया है। तो अप्रत्यक्ष रूप से आपको ये आज़ादी इनको यहीं से दिख जाएगी। ठीक है, तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जो मीडिया की स्वतंत्रता है, वो इसी आर्टिकल के तहत। आरटीआई जो सूचना पाने का अधिकार है आपका, वो भी इसी अनुच्छेद के तहत शामिल है अप्रत्यक्ष रूप से। और बोलने की स्वतंत्रता 19(1) के ए में दिया गया। कोई भी व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है, बशर्ते मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लेकिन किंतु परंतु लगा है कि ऐसा ना हो कि किसी को कि गाली दे रहे हैं या फिर किसी को झूठी बातें बोल रहे हैं। मान लीजिए कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, आप उसके खिलाफ जो है बोले जा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी है, ऐसा है वैसा है, तो वो व्यक्ति चाहे तो आपके ऊपर केस कर सकता है। ये ध्यान रख लेना। मतलब आपकी आज़ादी वहीं तक है जहाँ तक दूसरे की भंग ना हो, ये ध्यान रख लेना। तो लेकिन किंतु परंतु लगा है, तो यहाँ पास जो है ये बोलने की स्वतंत्रता है। उसके बाद जो है (19)(a), बोलने की स्वतंत्रता। 19(1)(b), सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19(1)(c), संघ
सॉरी, ये मूल संविधान में इतनी सारी स्वतंत्रताएं दी गई थी। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। लेकिन ये वाली जो स्वतंत्रता है ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में यहाँ से हटा दिया गया और 300A में ले जाके रख दिया गया, विधि या कानूनी अधिकार बना दिया गया। मैं बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में कि इसको क्यों कैंसिल किया गया। तो ये जो है यहाँ पास इसको हटा दिया गया। तो अब जो है कैसे, तो बोलने की स्वतंत्रता अगर पूछा जाए किसमें, यहाँ RTI लगाने की, इसी में मतलब जहाँ सूचना पाने की अधिकार इसी आर्टिकल में, जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो इसी आर्टिकल में दिया गया। सभा या सम्मेलन करने के लिए, तो सभा या सम्मेलन करने के लिए आप देखेंगे तो 19 के बी में है। मान लीजिए कोई अधिवेशन हो रहा है, अधिवेशन का मतलब सम्मेलन ही है, तो बैठक हो रही है अगर कोई, तो वो जो है कर सकते हैं बिना हथियार लिए। ठीक है, तो वो बिना हथियार लिए वो सम्मेलन कर सकते हैं कहीं भी। आप देखते होंगे बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, वो इसी आर्टिकल के तहत है, ये यही स्वतंत्रता देता है। 19 का सी, संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसमें जो है कोई व्यक्ति या कोई 2 से अधिक लोग मिलकर एक संघ का निर्माण कर सकते हैं। देखते होंगे जितने भी जैसे किसान संगठन, ये क्या है, ये संघ है, वो यही आर्टिकल उनको छूट देता है। ठीक है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये सब क्या है, ये पार्टियां हैं, वो यही आर्टिकल है जो पार्टी बनाने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, इसी संघ। तो आप बी से सभा कर सकते हैं, जैसे आप लिखेंगे ना सभा, तो बी आ रहा है, ऐसे करके आप कर सकते हैं। सी से संघ, ऐसे हालांकि रिलेट कर सकते हैं, जैसा भी आप करें। तो यहां से हो गया संघ। डी, संचरण, ये रहा, या फिर घूमने का अधिकार। भारत के किसी भी कोने में आप घूम सकते हैं। ठीक है, भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं आप, बशर्ते आपको जो है एसटी क्षेत्र में जो है आप जाने से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि इसके लिए जो है आपको उस जिले के जो कलेक्टर हैं उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, क्योंकि कई जनजातियां ऐसी हैं जो अभी भी जंगलों में निवास कर रही, जो खूंखार हैं, तो वो जो है वहाँ पास जाने का मनाही है। ये ध्यान रख रहिएगा। घूम तो सकते हैं लेकिन वहाँ नहीं जा सकते। तो आप रोड जैसे लिखे तो रोड से ही तो घूमोगे। डी, तो 19 के डी ऐसे कर लीजिएगा आप। ई, बसने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति कहीं भी जाके बस सकता है, बशर्ते जम्मू कश्मीर को छोड़ के। ये कब तक रहा, जब धारा 370 वहां तक लागू रही। लेकिन जब 370 धारा हट गई तो अब जो है व्यक्ति जो है वो भारत के किसी भी कोने में जाके बस सकता है। ये ध्यान रखे रहना है। ठीक है, ये यही आर्टिकल देता है। और यहाँ पर जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको कैंसिल कर दिया गया, तो ये ध्यान रखे रहना। तो 19 के एफ में जो है संपत्ति का मौलिक अधिकार था या संपत्ति के रखने का अधिकार था, उसको हटा दिया गया है यहाँ से। और कब हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कहाँ ले जाया गया, 19 के ए में। ये ध्यान रखना। तो ये एफ से आप चाहे तो फॉल्स भी कर सकते हैं या गलत, ऐसे कुछ कर लीजिएगा जैसा भी। 19 का जी, व्यापार करने की स्वतंत्रता। भारत के हर नागरिक को जो है जीवन यापन करने के लिए कोई भी व्यापार वो कर सकता है। जीवन को चलाने के लिए वो कोई भी व्यापार कर सकता है, बशर्ते वो जो है ऐसे व्यापार नहीं करेगा जो अवैध हो। जैसे अब कोई दारू बेचने लगा, गांजा बेचने लगा, तो ये चीज़ें यहाँ नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसकी स्वतंत्रता नहीं है, वो सरकार के नियंत्रण में, सरकार जाने वो। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें कहें कि आपकी हमको 19 के जी में ये स्वतंत्रता है कि जीवन चलाने के लिए हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको बता चुका हूँ, लेकिन किंतु परंतु लगा है। छूट तो दी गई है लेकिन नियंत्रण भी स्थापित किया गया है वहाँ पास। तो ये ध्यान रख लेना कि जी से जो है ये आपको यहाँ तक रहा। तो ये रहा पूरा आर्टिकल 19, ये आपको समझाया मैं। अब आगे आते हैं अनुच्छेद 20।
अनुच्छेद 20 संरक्षण, ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो यहां पास जो है अपराधी कोई है, उसके संबंध में कुछ उसको संरक्षण प्रदान किया गया है। वो संरक्षण क्या है, वो चीजें हम देख लेते हैं। इसको जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं का वर्णन किया गया है। पहला तो किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए कितने बार दंड दिया जाएगा, एक ही बार उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए कितनी बार, एक बार दंड दिया जाएगा। जैसे आप उदाहरण से समझिएगा, एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई अपराध किया, उसने अपनी सजा 7 साल काट ली, फिर दूसरा कोई व्यक्ति जा रहा है कि इसने ये अपराध किया था, तो उसको सजा नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। एक व्यक्ति जो है एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा काटेगा, भले से उसको मान लीजिए 10,000 का जुर्माना लगे, 7 साल की कैद हो जाए, ये ठीक है। लेकिन जो है अब वो छूट के आ गया, सारी चीजें करके जुर्माना भी भर दिया, 7 साल काट के भी आ गया, फिर कल के आप जाके केस नहीं कर सकते। ये एक संरक्षण इसको प्राप्त है। दूसरा आपको दिख जाएगा कि हाँ, उसको उसी कानून के तहत सजा मिलेगी जिस कानून के तहत, दूसरा इसका क्या है, उसको उसी कानून की सजा मिलेगी जौन सा कानून उस समय लागू है, प्रभावी है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई पहले कानून बना है, वो जिस दिन आज अपराध कर रहा है, आज एक कानून है, उसी कानून के तहत कार्रवाई होगी। ये नहीं कि इससे पहले कानून बना था, वो खत्म हो गया तो उसके तहत होगी, नहीं। या फिर आज उसने अपराध किया और कल को आप कानून बना दें तो नहीं हो सकता। एक उदाहरण समझिएगा, आप लोग को पता होगा दिल्ली का केस, जो निर्भया केस था, उसमें अभी लोगों को फांसी हुई। उसमें एक व्यक्ति, एक जो था वो नाबालिग था, तो उस समय जो है नाबालिग था, तो उसको तो 3 साल की सजा हुई, शायद 3 साल या 4 साल जितने भी हुई, वो सुधार गृह में गया और फिर छूट गया, बाकी लोगों को फांसी हो गई। तो उस समय तक जो कानून था, तो उस समय तक कानून ये था कि अगर 18 साल से कम के बच्चे अपराध करते हैं तो वो नाबालिग माने जाएंगे। लेकिन जब ये लड़का जो अपराध किया, इसके बाद एक कानून बना। जब कानून बना तो ये कह दिया गया कि अगर जघन्य अपराध किया है और 16 साल से ज़्यादा का लड़का है, तो वो जो है उसको वही सज़ा मिलेगी जो एक बालिग को मिलती है। तो लेकिन जब कानून बना तो उसने तो अपराध कर चुका था ना, तो इसके तहत उसको सज़ा नहीं हुई। लेकिन अब कोई अपराध करे, ऐसा मान लीजिए कोई 17 साल का है, ऐसी हरकतें कर दे, ठीक है, तो उसको जो है वही सज़ा मिलेगी जो ये लोगों को मिली, ठीक है। लेकिन इससे पहले तो कानून नहीं था, तो ये चीज़ें हुई। कानून ना होने के कारण उसको सजा नहीं मिली या फांसी नहीं हुई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। दूसरा और तीसरा जो है वो जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होगा। तीसरा जो है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए वो अपराध गया, कि ये नहीं कह सकते कि आप स्वीकारो कि आपने अपराध किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये 3 प्रकार की उसको स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। मतलब एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड, जो व्यक्ति अपराध किया है उस समय जो कानून लागू है उसी के लिए वो उसको दिया जाएगा दंड। और तीसरा जो है आपको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी में जो है आप देखेंगे अनुच्छेद 21, इसी में आपको जो है स्वच्छ हवा लेने का, अच्छी सड़कें, सोने का, ये सारे मौलिक अधिकार इसी आर्टिकल में समाहित किए गए हैं। और वो जो है वो दिए गए हैं किसके द्वारा, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे सोने का मौलिक अधिकार है, सोना जो है, आप जो सोते हैं 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे, वो सब मौलिक अधिकार है। ये किसने कहा है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, ठीक है। स्वच्छ हवा लेने का, ये सब कोर्ट ने ही आपको दिया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में जो है
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ठीक है, ये इसमें दिया गया। और हाँ, ये ध्यान रखना 21A में जो है शिक्षा का जो है मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, शिक्षा का मौलिक अधिकार है, ये ध्यान रख लेना। ये 21A में मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है फ्री में शिक्षा दी जाएगी, इसकी बात की गई है यहां। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ठीक है, तो कुछ दशाओं में ये क्या बोल रहा है कि गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्राप्त। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई अपराधी है उसको क्या क्या संरक्षण प्राप्त है, ये चीजें आपको यहां बताई जाएगी। एक तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसको बताना पड़ेगा आपको कि आपको जो है इस कारण पकड़ा जाएगा। मान लीजिए ए अपराधी है, ठीक है, ये अपराधी है, ये अपराध किया, तो अगर कोई पकड़ने आ रहा है इनको, तो इनको पहले बताना पड़ेगा कि आपको इस कारण पकड़ा जाएगा, ये जानने के लिए है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसको लाने ले जाने के समय को छोड़ के 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, किसके समक्ष? न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। मान लीजिए ए जो है मान लीजिए दिल्ली में अपराध करता है, ठीक है, दिल्ली में अपराध करता है और ये भाग जाता है उड़ीसा, तो दिल्ली पुलिस अगर जाके वहां से पकड़ के उसे लाती है तो लाने ले जाने का समय को छोड़ के 24 घंटे तक वो थाने में रख सकती है, उसके अलावा उसको न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है आपको। और जो है वो तीसरी बात ये है कि मनपसंद वकील से वो मिल सकता है, बात कर सकता है, उसको ये चीजें संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, तो ये सारी चीजें छूटें किसको दी गई हैं? वो अपराधी को। लेकिन ये सारी छूटें जो है निवारक निरोध कानून में लागू नहीं होते। ठीक है, अगर किसी के ऊपर मान लीजिए कि निवारक निरोध कानून कई प्रकार के हैं, आप देखेंगे मीसा, टाटा, पोटा, ये सब रहे हैं पहले के कानून, तो ये सब जो है उसके तहत गिरफ्तारी जो होती रही, उसके तहत में जो है इसको ये चीजें छूटें नहीं प्रदान की गई थी। तो ये आपको समझाया 19 से लेके 22 तक। जो आगे का जो है वो 23, 24, 25, 26 ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके लिए। और हाँ, जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।